वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब यहाँ देखें तो ये वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जैसे कि पिछले और बाकी वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से डाइजेशन होता है, और जो डाइजेशन होने का मतलब क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड मैकेनिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अपन मुंह में क्या करते हैं, चीव करते हैं फूड को, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और बोलस के रूप में वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है, वहां पर वो डिफरेंट एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता है, HCl लाइक HCl एंड पेप्सिनोजन, और वहां पर प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। प्रोटीन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ देखें तो फिर वो पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा ड्यूडिनम में आता है, और ड्यूडिनम में आते ही वहां पर जो कोलिसिस्टोकाइन होता है वो जो गॉल ब्लैडर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वहां से बाइल के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। वो बाइल लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। वहां से बाइल आता है और इधर से पैनक्रेटिक जूस आता है। वो दोनों ड्यूडिनम में खुलते हैं और वहां पर फर्दर पैनक्रेटिक जूस में जितने भी एंजाइम होते हैं, सर्कस एंटेरिकस, और ये सारे मिलके डाइजेशन करते हैं और हमको ये यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं वो एंड प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट शुगर आ सकता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किससे आएगा? प्रोटीन के डाइजेशन से, पेप्टोन और प्रोटीएजेस के डाइजेशन से अमाइनो एसिड आएंगे। और यहाँ पर फैटी एसिड व ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड व ग्लिसरॉल लाइपेज एंजाइम के द्वारा जो 1% डाइजेशन तो स्टमक में होता है और बाकी होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। तो वहां पर फैट होता है वो लाइपेज एंजाइम की हेल्प से फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन बेसिस कहाँ से आते हैं? नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होते हैं और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होते हैं। उनकी हेल्प से यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो टूटता है और नाइट्रोजन बेसिस में बदलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने सामने ये एंड प्रोडक्ट आ जाते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, शुगर, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और नाइट्रोजन बेसिस, इनका किस तरीके से बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि वो किस तरीके से अपनी ब्लड स्ट्रीम में आ जाए, अपने ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। वो एब्जॉर्ब होंगे तो ही वो अपनी ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे और जहां बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वहां पर पहुंच पाएंगे। अब इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब अपन चलते हैं थोड़ी और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपने एलिमेंट्री कैनाल का जो टीएस सेक्शन देखा था, वहां पर 3-4 तरह की लेयर देखी थी, सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, और फिर उसके अंदर आपने ल्यूमेन देखी थी। तो ल्यूमेन थी और ल्यूमेन पर यहाँ पर कुछ छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। ल्यूमेन में कुछ छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिनको प्लिका सर्कुलेरिस बोलते हैं। अब ये प्लिका सर्कुलेरिस होते हैं, वहां पर उसके प्लिका सर्कुलेरिस के ऊपर ये छोटी छोटी विलाई पाई जाती है। इन विलाई को अपन यहाँ पर ये मैंने डायग्राम इसका ड्रॉ किया हुआ है, इस तरीके से ये विलाई पाई जाती है। और इन विलाई पर यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स होती हैं और उनकी आउट ग्रोथ यहाँ पर ये होती है, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये विलाई और माइक्रोविलाई दोनों क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं और जिससे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन हो सके कि फूड जो भी एंड प्रोडक्ट है अपने पास उनका। अब यहाँ थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखाया है, आपको ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये पूरी क्या है, ये यहाँ पर विलाई है। और यहाँ एक चीज आपको और क्लियर होनी चाहिए कि ये विलाई है और यहाँ पर ये विलाई है। तो यहाँ पर विलाई की सेल्स होगी तो वहां पर ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पर आर्टरीज आती हैं और फिर वो यहाँ पर सप्लाई करके फिर यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ये वेन। तो यहाँ पर ये वेन चली जाती है। इतनी सी बात आप इन दोनों डायग्राम में समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखें तो ये विलाई के बीचों बीच में एक सफेद कलर की लैक्टियल पाई जाती है। वो क्या करती है? वो लैक्टियल होती है, वो क्या करती है? जो फैटी एसिड व ग्लिसरॉल होता है उसका क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर लैक्टियल पाई जाती है। हम आगे और थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन देखें कि
जो भी यहाँ पर एंड प्रोडक्ट मिले हैं उनका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है और वो किन किन चीजों की मदद से होता है उसको अपन समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर तीन तरीके पाए जाते हैं जो भी एंड प्रोडक्ट मिले अपने पास उनके एब्जॉर्प्शन के। तो सबसे पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एक्टिव, और दूसरा होता है सिंपल डिफ्यूजन, और तीसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पर एक्टिव आ रहा है, एक्टिव शब्द का मतलब है यहाँ पर ये माइक्रोविलाई हैं। तो यहाँ पर ये माइक्रोविलाई है, तो यहाँ जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन होगी तो यहाँ से अगर कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पर आते हैं, भला ही वो अमीनो एसिड हो, जो ग्लूकोज हो या नाइट्रोजन बेसिस हो, तो वो यहाँ से एंटर करेंगे तो वो किसको क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। वैसे यहाँ पर ये ब्लड स्ट्रीम में इस तरीके से जाते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में किस तरीके से जाएंगे वो देखो, आपको यहाँ पर वो सबसे पहले यहाँ सेल को क्रॉस करके जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएंगे। तो यहाँ माइक्रोविलाई इनको अंदर लेती हैं। अब यहाँ देखें तो ये जो अमीनो एसिड हैं वो एक्टिवली मतलब एटीपी लगेगी। अब यहाँ देखें तो एटीपी की मदद से होंगे, मतलब जो फूड होता है वो यहाँ पर इन जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उनके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है कि फूड एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें तो जो एक्टिव होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। मेरे को यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन को अपन समझते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है कि किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना, वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ये चीज अब मेरे को एक्टिवली करवानी है, एटीपी की हेल्प से करवानी है, तो वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस का होता है, ग्लूकोज का होता है, एल अमीनो एसिड का होता है, और सोडियम आयन का होता है। वो किसकी हेल्प से होता है, एक्टिवली होता है, जिसमें एटीपी लगती है। यहाँ पर एटीपी लगेगी अगर ये जो ग्लूकोज है, एल अमीनो एसिड है, एल अमीनो एसिड, एल व डी अमीनो एसिड होते हैं, दोनों अमीनो एसिड की ग्रुप हैं। तो यहाँ पर देखें तो सोडियम आयन, यहाँ से सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां पर यहाँ पर एटीपी लगेगी, उसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ देखें तो दूसरा एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि यहाँ पर फूड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ ब्लड स्ट्रीम में फूड की कंसंट्रेशन कम होगी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन अंदर कम होगी, तो फूड ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज। अब इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो एक्टिव, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं उनमें इन तीनों में ग्लूकोज व अमीनो एसिड तो आएंगे। मतलब ये है कि तीनों तरीके से ग्लूकोज व अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिवली होता है, सिंपल डिफ्यूजन भी होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। अपन देखेंगे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ पर अपन सिंपल डिफ्यूजन को समझते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो जो भी फूड में ग्लूकोज, नाइट्रोजन बेसिस, डी अमीनो एसिड व क्लोराइड आयन और जो फैटी एसिड व ग्लिसरॉल होंगे वो सीधे यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन से आ जाएंगे, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फूड यहाँ पर ये आ जाएंगे। यहाँ से फिर वापस ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। यहाँ से फिर यहाँ लैक्टेल जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होंगे वो तो लैक्टेल में जाएंगे, क्योंकि वो उनको पूरी प्रोसेस अलग होती है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल वो ये फिर लीवर के पास चले जाते हैं फैटी एसिड, और यहाँ पर जो ये लैक्टेल आती है वो लीवर के पास चली जाती है। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि ये कोई, अगर यहाँ पर आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाए हैं कि जो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा उसमें बीच में यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है।
तो इस प्रोटीन की हेल्प से जो फूड होगा वो डिफ्यूज होगा अंदर जो ब्लड स्ट्रीम में है वहां पर, या फिर इन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो सेल मेम्ब्रेन बनाई है वो यहाँ पर मैंने इसको बड़ा बनाया है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन की हेल्प से होगा। और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड व फ्रक्टोज, एफ से आप याद रख सकते हो, फैसिलेटेड फ्रक्टोज। तो यहाँ पर फ्रक्टोज की हेल्प, जो प्रोटीन की हेल्प से फ्रक्टोज, ग्लूकोज व अमाइनो एसिड का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अब यहाँ इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन थोड़ा सा फैट का, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल का कुछ अलग मैकेनिज्म होती है उसको समझते हैं। मतलब ये फैटी एसिड व ग्लिसरॉल है, जो फैट होता है वो लाइपेज द्वारा किस में कन्वर्ट होता है, वो लाइपेज द्वारा फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और उसके छोटे टुकड़ों में। अब यहाँ पर ये फैटी एसिड व ग्लिसरॉल डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते, उसके लिए पहले बाइल आता है। और बाइल क्या करता है, बाइल यहाँ पर इमल्सिफिकेशन बाय द बाइल, यहाँ पर बाइल के द्वारा इमल्सिफिकेशन होता है। मतलब जो भी बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और चारों तरफ यहाँ पर कवरिंग बना देते हैं। और यहाँ पर इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। फिर ये मिसेल होती है वो सीधी यहाँ पर ये माइक्रोविलाई होती है उसके अंदर एंटर कर जाती है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर ये माइक्रोविलाई के साथ इसमें एंटर कर जाती हैं। और यहाँ पर फिर आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हो कि गोल्जी बॉडी और ईआर द्वारा पूरी प्रोसेस चलती है, और वहां पर पूरी पैकेजिंग होती है। जो भी फैटी एसिड आया वहां पर उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है। जो गोल्जी बॉडी होती है वो उसको पैक करने का काम करती है, प्रोटीन की गोली बनाने का काम करती है। तो इस यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स या माइक्रोविलाई की जो सेल्स होती है वहां पर ये आ जाती है, और यहाँ पर प्रोटीन का इसके ऊपर कवर हो जाता है। तब इसको अपन काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। और ये काइलोमाइक्रोन होता है वो सीधा फिर यहाँ पर काइलोमाइक्रोन होता है वो सीधा लैक्टियल में एंटर कर जाता है। और लैक्टियल से फिर यहाँ पर वो फिर आपने जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें उसके द्वारा फिर जो वेन्स होती है सुपीरियर वीना केवा उसमें छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर इतनी सी बात आप इंफीरियर वीना केवा में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो वापस वो सर्कुलेशन में आ जाता है जो भी ये फैटी एसिड, और जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, फिर जहाँ बॉडी को जरूरत होगी वहां पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी कि एक्टिव में तो एटीपी लगेगी, यहाँ पर सिंपल में क्या लगेगा, सिंपल में कुछ नहीं लगेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव में एटीपी क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। फैसिलिटेटेड में प्रोटीन की हेल्प से होगा, जो भी ट्रांसफ्यूजन होगा। अब यहाँ देखें तो थोड़ा बहुत अपन बकल कैविटी में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है उसको समझते हैं। तो बकल कैविटी में सबसे वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, एल्केलॉइड, औषधियां होती है, स्टेरॉइड व ग्लिसरॉल का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ अपने को थोड़ा बहुत ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो अपनी जीभ के नीचे वाली सतह होती है वहां पर वो बहुत ज्यादा संवनी होती है, और वो बहुत सारी औषधियों को वहां से डायरेक्टली अवशोषित कर लेती है। अब अपन देखें तो स्टमक में किन किन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम दारू या अल्कोहल होता है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ अल्प मात्रा में जल और शुगर व एस्पिरिन नाम की औषधि होती है उसका भी कहाँ जो स्टमक होता है वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी जेजुनम व इलियम होती है उनमें क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर कैल्शियम आयन, Fe+2, ये फेरस आयन, यहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड व अमाइनो एसिड, इन सब का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखें तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जल का मैक्सिमम जल का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कोलोन में होता है। तो यहाँ पर खनिज लवण तथा कुछ औषधियों का और थोड़ा बहुत एल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन होता है, और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किन किन का एब्जॉर्प्शन होता है। अब एसिमाइलेशन एक टर्मिनोलॉजी आती है, इसको मैंने पहले भी समझाया, अब आप इसको क्लियर कर लो। जो भी
यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये फैटी एसिड है, इनसे इनका यूटिलाइजेशन से, सेल के अंदर इनके यूटिलाइजेशन से जो एनर्जी बनती है उस प्रोसेस को ही बोलते हैं एसिमाइलेशन। और वो एनर्जी आगे यूज आती है फर्दर, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिमाइलेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो भी फूड एब्जॉर्ब हो गया वो हो गया, और यहाँ पर जो भी डाइजेस्ट हो जाता है वो भी हो जाता है, और जो भी बचता है वो यहाँ पर रेक्टम में आकर स्टोर रहता है, और बाद में एनस के द्वारा वो फिर इजेक्ट कर दिया जाता है या डेफिकेट किया जाता है। इस प्रोसेस को अपन डेफिकेशन बोलते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर कुछ एक चीज और समझाने वाला हूँ मैं आपको, वो है यहाँ पर क्या, जो ये चीज है, जैसे यहाँ पर ये क्या बनी हुई है, माइक्रोविलाई बनी हुई है, तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ भी थोड़ी जाती है, तो इस तरीके से ये ऊपर जाती है और फिर यहाँ नीचे भी जाती है, तो इनको अपन क्रिप्स बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबर्कुलम यहाँ पर इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर माइक्रोविलाई होती हैं, ये सरफेस को बढ़ाने का काम करती है। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।